अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईडी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने का अंदाज वैसा ही होगा जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं। मैं हर सेंटेंस को ट्रांसलेट भी करता हूँ, लेकिन उसकी ग्रामर वोकैब पे आपका अलग से ध्यान खींचता हूँ। बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ आर्टिकल है। ये बता रहा है हमें कि इंडिया कैसे तालिबान की वजह से अफ़गानी लोग जो अभी भूख से मर रहे हैं उनकी मदद करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि तालिबान से रिश्ते बिगड़े हुए हैं। शुरू कर लें। सारे सेंटेंसेस, सारी ग्रामर, सारी स्ट्रक्चर, सारी वोकैब आप अप्लाई करेंगे इस क्विज़ पे। 5 क्वेश्चंस हैं, क्लोज टेस्ट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं सोल्यूशन दूंगा। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरे मन से देखो और 5 में से 5 मार्क्स लो। ये सारा का सारा भी कवर हो जाएगा आर्टिकल में। शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है एडिंग अफगान्स। देखिए, अफगान तो आप जानते ही हैं, अफगानिस्तान के लोग। एड करने का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, असिस्ट करना। कह रहा है मदद करनी है अफगानियों की। अच्छा, किस काम में, कहाँ बात हो रही है? ऑन G20 मीटिंग ऑन अफगानिस्तान। बात हो रही है G20 की जो मीटिंग चल रही है अभी अफगानिस्तान के ऊपर, उसकी। वहाँ पे कौन कितनी मदद कर रहा है, किसने मदद करने से मना कर दिया है, ये सब चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस होंगी। चलिए टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है इन डिटेल। कह रहे इंडिया could contribute to international agencies working with displaced Afghans। कह रहा है इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है, इंडिया अपना योगदान, अपनी भागीदारी दे सकता है ना, देने के चांसेस हैं इन फ्यूचर में। और किन को भाई? इंटरनेशनल एजेंसीज़ को, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और जो वर्क विद कर रही हैं, जो काम कर रही हैं। और किन के साथ? ऐसे अफगानियों के साथ जो डिस्प्लेस्ड हैं, जो अपने घरों से हट गए हैं, है ना, छोड़ के भाग गए हैं या भगा दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया है, जिनको, जो अपनी जगह पे अब आज की डेट में मौजूद नहीं है। समझ गए? इंडिया आपका सब्जेक्ट है, कुड कंट्रीब्यूट आपकी वर्ब है। ग्रीन कलर में सब्जेक्ट मिलेगा हर लाइन का, पिंक कलर में उसकी वर्ब मिलेगी। पूरे आर्टिकल में आपको सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ते हुए चलना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अब इस कुड नाम के मॉडल वर्ब को देखो। ये 3 मॉडल वर्ब्स हैं, कुड, वुड और माइट। हर स्टूडेंट के दिमाग का नाइटमेयर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स उनको समझ में नहीं आती हैं। ये फ्यूचर की बात कर रही है, पास्ट की बात कर रही है। जैसे इस सेंटेंस को देखो, आई कुड अटेंड द फंक्शन। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि मैं फंक्शन अटेंड करूँगा, और इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि मैं फंक्शन अटेंड कर सकता था। अब आप कहोगे सर कैसे पता लगेगा इसका मीनिंग क्या है? अरे भाई, ये सेंटेंस अकेला थोड़े ना होगा, इसके पहले भी कुछ होगा, इसके बाद में भी कुछ होगा, कंजंक्शन लगा के इसके बाद में भी कुछ लिखा होगा। तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है। अगर मान लो यहाँ ऐसा लिखा हो यस्टरडे, फिर तो आप समझदार हो, ये बात कर रहा है पास्ट की। आई कुड अटेंड द फंक्शन यस्टरडे, मैं कल के फंक्शन को अटेंड कर सकता था। और यहाँ पे लिखा हो टुमारो, तो इसका मतलब है मैं कल के फंक्शन को अटेंड कर सकता हूँ, है ना, कर सकता हूँ। वीक पॉसिबिलिटी बता रहा है फ्यूचर की। तो पूरा सेंटेंस, पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे तभी मॉडल ये तीनों समझ में आएंगी, फ्यूचर या पास्ट किसकी बात कर रही हैं। समझ गए ना? अब यहाँ देख लेंगे किसकी बात कर रही हैं, अपने आगे पता लगेगा ये इंडिया कर सकता है कंट्रीब्यूट, या इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता था। चलिए, डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है जो अपनी जगह से प्लेस्ड हो, डिस हो, फोर्सिबली मूव किया गया हो, हटाया गया हो अपनी जगह से। आगे बढ़ेंगे। पूरी वोकैबुलरी दिखा देता हूँ इस आर्टिकल में जो यूज़ हुई है, ताकि आप स्मूथली पढ़ पाओ। उससे पहले जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, बोलते हुए स्ट्रगल करते हैं। इसका रीज़न क्या है? किसी पार्टनर का ना होना जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकें, जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सके। लेकिन ये काम आसान हो जाता है कैमली ऐप पे, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। बहुत ही ऑसम ऐप है। आपको इस पे इंग्लिश के ट्रेनर्स मिलेंगे इंडिया के बाहर से, जिनसे आप वीडियो कॉल करोगे प्राइवेट सेशंस में और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करोगे। ये ऐप का इंटरफेस है। आप कोर्सेज में जाएं, आपको सबसे पहले दिखेगा बेसिक कॉन्वर्सेशन, हर रोज़ एवरीडे लाइफ में कैसे बातचीत की जाए। सारा ऑनलाइन कोर्स है, आपको बातचीत करके ही सब कुछ सिखाया जाता है। इसी तरह से और भी कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स, ऑफिस में कैसे बात करें, इंटरव्यू कैसे दें इंग्लिश में। और फिर अगर आप आइल्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका स्पीकिंग टास्क आप कैसे हैंडल करोगे, नेचर के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, न्यूज़ के बारे में, एजुकेशन के बारे में कैसे बोलोगे इंग्लिश के अंदर। तो इससे सेकंड टैब में आपको दिखेंगे सारे के सारे ट्रेनर्स। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये डॉन है, डिलियन है, नाम के आगे फ्लैग्स हैं। फ्लैग से आप जज कर पाएंगे कौन किस कंट्री से है। कैमली ऐप पे अगर आपको कोर्स पसंद आते हैं और 3 महीने का कोर्स आप बाय करते हैं, इस कोड को यूज़ कर लेना YT25, आपको 25% ऑफ मिलेगा। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, ज़रूर से ट्राई देना। ये हमारी वोकैबुलरी शीट है, टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल है। सारे वर्ड्स आपको पुराने और नए इसी शीट में मिल जाते हैं। इस ग्रुप से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो, पहला वर्ड है हमारे पास स्टॉक, इम्पेंडिंग,
दो तीन नए वर्ड्स हैं, बी हार्ड पुट, स्टेव ऑफ, बी सीज्ड ऑफ। तो ये नए वाले हैं तीनों और दो हैं पुराने, ठीक है ना। इम्पेंडिंग तो कल फिर आया था, कल ही हमने देखा है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है सर पे मंडराता हुआ, जो चीज़ नियर एंड सर्टेन हो, जो अप्रोच कर रही हो, आज या कल होने वाली हो। टू लीडर्स ऑफ द लीडर्स ऑफ टू कंट्रीज हेल्ड पार्लेज टू अवर्ट एन इम्पेंडिंग वॉर। दोनों लीडर्स के कंट्रीज़ के लीडर्स ने पार्लेज को हेल्ड किया, बातचीत को हेल्ड किया, ताकि बच पाएँ, अवॉइड कर पाएँ एक सर पे मंडराती हुई वॉर को, इम्पेंडिंग वॉर को। समझ गए। इम्पेंडिंग जो अभी पेंडिंग है, बस होने वाला है। इम्पेंडिंग का एक सिनोनिम होता है लूमिंग, इसका मतलब भी वही है, सर पे मंडराने वाला। इसको आज आप आर्टिकल में देखोगे, ठीक है ना। इमिनेंट, फोर्थ कमिंग, लूमिंग, इम्पेंडिंग सब एक दूसरे के सिनोनिम है। फिर एक वर्ड है हमारे पास स्टार्क। स्टार्क का मतलब है, मैं आपको कोई ऐसी बात बोलूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कोई ऐसी बात बोलूँ जो बड़ी कड़वी हो और सच भी निकले, तो वो एक स्टार्क ट्रूथ हो जाएगा आपके लिए। हर वो चीज़ स्टार्क है जो प्लेन है और ग्लूमी है, जो सच है, बिना किसी बनावटी पने के है और आपको उदास करने वाली है, वो स्टार्क कहलाती है। अक्सर जो है नेगेटिव चीज़ों के लिए हम स्टार्क नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। हिज एक्शंस वर इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हिज वर्ड्स। उसके जो एक्शन थे वो बिल्कुल विरोधाभास में थे, कॉन्ट्रास्ट में थे। और कैसा कॉन्ट्रास्ट? स्टार्क कॉन्ट्रास्ट उसके वर्ड्स के। तो जो विरोधाभास था ना, वो बिल्कुल प्लेन था, सबके सामने था और बड़ा उदास करने वाला भी था, ग्लूमी भी था, है ना, स्टार्क। इसको अटर या ब्लीक भी बोलते हैं। स्टार्क नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखोगे। एक नया फ्रेज है बी हार्ड पुट। हार्ड पुट का मतलब होता है अंडर प्रेशर होना किसी काम को करने के लिए, या फिर किसी काम को कर ही ना पाना क्योंकि वो काम बड़ा मुश्किल है। टू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट। आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, बैंक की, पेपर होना है अगले साल, अभी नोटिफिकेशन आ जाएगी, 15 दिन में प्री और मेंस दोनों करवाएंगे, तो आप हार्ड पुट हो जाओगे तैयारी करने के लिए, अंडर प्रेशर आ जाओगे या इस चीज़ को बड़ा मुश्किल फाइंड करोगे। मोस्ट पीपल आर हार्ड पुट टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ज़्यादातर लोग जो हैं अंडर प्रेशर आ जाते हैं या बहुत मुश्किल समझते हैं अंडरस्टैंड करना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। ये थ्योरी आप समझ ही नहीं पाओगे, अगर आप जो है कॉमन सेंस से चलोगे तो थ्योरी आपकी समझ में नहीं आएगी। तो हार्ड पुट, यहाँ पे बी इसके आगे लगा होगा अक्सर, है ना, कोई बी फैमिली की वर्ब होगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये एक एडजेक्टिवल फ्रेज है। इसको हार्ड प्रेस्ड भी बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल में आएगा ये स्टेव ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब आपने बहुत बार देखी है, एसएससी में बहुत बार पूछी भी गई है। किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, इसको फेंड ऑफ, वार्ड ऑफ या रिपेल भी बोलते हैं। ध्यान देना, ओ डबल एफ वाला है, किसी से बचने के लिए ये वाला ओ डबल एफ हम यूज़ करते हैं। ओ डबल एफ का मतलब होता है दूरी बनाना, ओ डबल एफ वाला ऑफ होता है दूरी बनाने के लिए। द कंपनीज आर हार्ड पुट टू स्टेव ऑफ बैंक्रप्सी ड्यूरिंग द स्लो डाउन। कंपनी जो है हार्ड पुट है, कंपनी जो है बड़ी ही हार्ड पुट देख लिया ना आपने, बड़ा ही मुश्किल मान रही है इस काम को, बड़ी मुश्किलात हो रही है उनको कि वो स्टेव ऑफ करें, अवॉइड करें दिवालिया बने को, बैंक्रप्सी को, स्लो डाउन के दौरान, आर्थिक मंदी के दौरान। समझ गए ना। ये हार्ड पुट ऊपर वाला ही है और स्टेव ऑफ मतलब किसी चीज़ से बचना। लास्ट में बी सीज्ड ऑफ। सीज का मतलब होता है कब्जे में लेना। व्हेन यू आर सीज्ड ऑफ समथिंग, या तो वो चीज़ आपके कब्जे में है या फिर आपके कंसीडरेशन में है। समझ गए ना। जैसे आपने कुछ कब्जा रखा है, देन यू आर सीज्ड ऑफ दैट समथिंग, है ना, जो भी आइटम है उसके सीज्ड ऑफ हो। और अगर आप किसी चीज़ को कंसीडर कर रहे हो, आपके नोटिस में है, तो आप तब भी बोल सकते हो आई एम सीज्ड ऑफ द मैटर। जैसे द गवर्नमेंट इज सीज्ड ऑफ द सिचुएशन एट द एलएसी एंड मोर ट्रूप्स हैव बीन डिप्लॉयड। गवर्नमेंट जो है पूरे तरीके से कंसीडर कर रही है, नोटिस में ले रही है सिचुएशन को जो एलएसी पे है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे है, और ज़्यादा फौजियों को डिप्लॉय किया जा रहा है, काम पे लगाया जा रहा है, बॉर्डर पे उनको रखा जा रहा है। समझ गए ना, बी सीज्ड ऑफ। चलिए समरी टाइम, किस बारे में लिखा हो आपको पता लगे। अफ़गानिस्तान हमारा पुराना दोस्त है, इंडिया का पार्ट भी था एक वक्त पे। आज भी अफ़गानी और इंडियंस में बड़ा प्यार है। अगर कोई इंडियन अफ़गानिस्तान जाता है तो उसकी बड़ी मेहमानवाजी होती है ना, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी होती है, उसको बहुत अच्छा वहाँ से लोगों से प्यार मिलता है। अब अफ़गानी लोग जो हैं तालिबान के चक्कर में आज की डेट में भूखे मर रहे हैं, तालिबान पे लग गए हैं सैंक्शंस, अफ़गानियों के पास खाना नहीं है। अब इस बीच हुआ क्या, बहुत सारी कंट्रीज़ ने कसम खाई, प्लेज किया कि हम अफ़गानिस्तान को राहत पैकेज पहुंचाएंगे, खाना देंगे, कपड़ा देंगे, अफ़गानियों को अच्छे से रखने का जो है सर्वाइवल का सामान देंगे। लेकिन इंडिया इस मामले में चुप रहा। क्यों रहा? अफ़गानिस्तान तो हमारा दोस्त है। फिर भी देखो, इंडिया का तालिबान से कोई रिश्ता है नहीं और लंबे वक्त तक बनने भी नहीं वाला। तो इंडिया ने तालिबान के चक्कर में अफ़गानियों को अभी आज की डेट में कोई भी पैकेज ना पहुँचाने का फैसला लिया हुआ है। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है, तालिबान तो रहने ही वाला है, जब तक रहेगा तब तक रहेगा, वो अलग परेशानी है। लेकिन मरते हुए भूखे अफ़गानियों को आपको आज ही हेल्प करनी है। वक्त बहुत तेज़ी से निकल रहा है, आपको देर नहीं करनी चाहिए।
समझ गए ना, बस यही कह रहा है इंडिया कि डायरेक्टली मत दो तालिबानियों को, सीधे सीधे इंटरनेशनल एजेंसियों को दे दो। वो एजेंसियां अपने आप आपका पैसा और खाना जो है अफगानियों तक पहुंचा देंगी, आपको बीच में पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आज के आर्टिकल की समरी है सजेस्टिंग एडवाइसिंग, एडवाइस कर रहे हैं इंडिया को, क्या लिखा हुआ है शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना, योर इंग्लिश ट्यूटर, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, कॉमेंट में लिंक भी डाल रहा हूँ। ऐप को बनाने का ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी कोर्सेज को अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल करवाना। राइटिंग स्किल्स का कोर्स है बेसिक से एडवांस का, 25% हो भी चुका है, 100 घंटे का कोर्स है ना। इस कोर्स में आपको लिखना सिखा रहा हूँ मैं बिल्कुल बेसिक से, कैसे आपको पेन पकड़ना है और एडवांस लेवल तक जाना है, यूपीएससी बैंक्स एसएससी आईलेट्स के लेवल तक पहुँचना है। इस कोर्स की कीमत है 699, लेकिन अभी 9 नाइट्स नाम का कोड चल रहा है नवरात्रि के मौके पर, 475 रुपये में आपको मिल रहा है नवरात्रि तक। इसकी कीमतें बढ़ेंगी, अभी जीएसटी इंक्लूड होगा। अगर लेने ही वाले हो तो कीमत बढ़ने से पहले ले लेना, जीएसटी बाद में आपको देना पड़ेगा, अभी मैं दे रहा हूँ अपनी जेब से। इसी तरीके से आपको एसएससी बैंक से कोर्स भी मिल रहे हैं 50-50 रुपये में, 100-100 रुपये में। सारी तैयारी करवा रहा हूँ कैसे पेपर्स को सॉल्व करना है, ज़रूर फ़ायदा उठाना ऐप के ऊपर सभी कोर्सेज़ का। अच्छा, ये आपका एक नंबर दे रहा हूँ मैं, व्हाट्सअप नंबर है, अगर कोई परेशानी होती है ऐप रिलेटेड तो इस परेशानी को आप इस नंबर पर बता सकते हो व्हाट्सअप करके। कल दशहरा पे ये सेल एंड हो जाएगी, फ़ायदा उठा लेना। कह रहा है एट अ मीटिंग ऑफ कंट्रीज विद द वर्ल्ड्स हाईएस्ट जीडीपीज द G20, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी spoke about the looming humanitarian crisis in Afghanistan, especially as winter nears। कह रहा है एक मीटिंग में, अच्छा किसकी, उन कंट्रीज़ की जिनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट जीडीपी वाली कंट्रियाँ। कह रहा है जिनको हम कहते हैं G20। कह रहा है G20 की मीटिंग के अंदर हुआ क्या, कह रहा है मोदी साहब जो है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो स्पोक अबाउट किया, उन्होंने बातचीत की, किसी चीज़ के बारे में बोला। और किस बारे में बोला भाई, उस लूमिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में, उस सर पे मंडराते हुए मानवीय आपदा के बारे में जो आई है अफगानिस्तान में। और कह रहा है खास करके तब, स्पेशली एज, खास करके जैसे जैसे विंटर नियर होती है, सर्दियां पास में आती हैं। तो ये मीटिंग थी G20 की, मोदी साहब आए, बोले कि अफगानिस्तान में सिचुएशन बड़ी ख़राब है, सर्दियां आने वाली है, विंटर इज़ कमिंग, उससे पहले पहले हमें कुछ करना चाहिए। मोदी जी की वर्ब है स्पोक, लूमिंग मतलब सर पे मंडराता हुआ, इमिनेंट, इम्पेंडिंग, फोर्थ कमिंग, आप जानते हैं। ह्यूमैनिटेरियन मतलब रिलेटेड टू ह्यूमंस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मतलब है ऐसा क्राइसिस जो इंसानों के लिए बन करके बैठा है ना, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। विंटर की वर्ब है नियर्स। अब ध्यान देना, स्पीक के बाद में कभी अबाउट देखोगे, कभी ऑफ देखोगे। स्पीक ऑफ द लूमिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता था, है ना, स्पीक अबाउट की जगह स्पीक ऑफ भी हो सकता था। फ़र्क है, वैसे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर गहरे में जाओगे, स्पीक ऑफ में आप किसी चीज़ के बारे में मेंशन करते हो, स्पीक अबाउट में किसी चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब करते हो, समझ गए ना। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं है, इतना बड़ा पॉइंट नहीं है ये, लेकिन अगर आप राइट वाइट करते हो, लिखना जानना सीखना चाहते हो, तो स्पीक ऑफ अबाउट में ये फ़र्क होता है। छोटा सा अगर जिक्र कर दो तो स्पीक ऑफ, डिटेल से बताओ तो स्पीक अबाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। He also called for the international community to provide Afghanistan with immediate and unhindered access to humanitarian assistance। अब इन्होंने और क्या बोला, कह रहे साथ ही साथ मोदी जी ने कॉल फॉर किया। कॉल फॉर करना मतलब डिमांड करना, इन्होंने डिमांड कर दी, और किसकी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, कि वो प्रोवाइड फॉर करे, कोई प्रोवाइड करे, वो दे अफगानिस्तान को, और क्या दे, इमीडिएट और अनहिंडर्ड एक्सेस दे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मतलब मानवीय मदद, खाने का सामान, कपड़ा, है ना, इस तरह की चीज़ें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कहलाती है। तो मोदी जी ने यही बोला सारी दुनिया को कि आप फटाफट जो है इस तरह की असिस्टेंस भिजवाओ, इमीडिएट हो और अनहिंडर्ड हो। अनहिंडर्ड होता है जिसमें कोई रुकावट ना हो, अनरिस्ट्रिक्टेड हो, जो फ्री ऑफ हो, है ना। अफगानिस्तान में आए तो ऐसा नहीं है तालिबानी रोक करके खड़े हो सामान को, अनहिंडर्ड हो, सब तक पहुँच पाए। चलिए, ही की वर्ब है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, कॉल अपॉन या ऑन का मतलब भी होता है डिमांड करना, ठीक है। ध्यान ये देना है कि कॉल फॉर, कॉल ऑन, कॉल अपॉन ठीक है, लेकिन डिमांड नाम की वर्ब अपने बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेती। अब आप पूछोगे सर इन दोनों में फ़र्क क्या है, कॉल फॉर और कॉल ऑन या अपॉन में फ़र्क क्या है। जब आप कॉल फॉर करते हो तो डिमांड होती है किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से, इंसान को छोड़ के किसी और चीज़ से, और कॉल ऑन या अपॉन करते हो तो एनिमेटेड ऑब्जेक्ट से, है ना। किसी इंसान से कोई डिमांड कर रहे हो कि तुम ऐसा करो वैसा करो, तो कॉल ऑन या अपॉन कर दोगे। किसी जानवर से, जानवर भी नहीं है ना, किसी इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट से कोई डिमांड करोगे तो कॉल फॉर कर दोगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी लिखा है तो कॉल फॉर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द मीटिंग केम एज द UNHCR
published a new appeal for funds with a report that half the population, more than 20 million people, are in need of life-saving humanitarian assistance, and the UN has received only 35% of the funds needed for its relief operations. अब बता रहा है कि ये सारी मीटिंग हुई क्यों, मोदी साहब गए क्यों, इतना बोले क्यों। कह रहे ये मीटिंग केम हुई, ये मीटिंग आई जैसे ही UNHCR ने पब्लिश किया। UNHCR क्या है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज़, जो एक देश से दूसरे देश में भागने वालों को मदद करता है ना, रेफ्यूजीज़ को। कह रहे मीटिंग हुई जैसे ही UNHCR ने पब्लिश किया एक नई अपील को फंड्स के लिए। और कैसे अपील किया? एक रिपोर्ट के साथ ही, विद रिपोर्ट दैट, वो ये कि लगभग हाफ द पॉपुलेशन, लगभग आधी आबादी, जो कि है 20 करोड़ लोगों से ज़्यादा, 20 मिलियन लोगों से ज़्यादा, 20 मिलियन मतलब 2 करोड़। केरल अफगानिस्तान के लगभग 2 करोड़ लोग नीड में हैं, ज़रूरत में हैं ज़िंदगी को बचाने वाली लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के, रोटी के, कपड़ा के, मकान के, है ना, ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरी है। और कह रहा है जो UN है ना, जो यूनाइटेड नेशंस है, उसने रिसीव किया है महज 35% फंड्स को जो ज़रूरी हैं इसके रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। तो ऐसे आई है ये मीटिंग। इसने बताया UNHCR ने कि अफ़गानिस्तान में 4 में से 2 करोड़ लोगों के पास खाना नहीं है, नहीं पहुंचा तो बहुत बुरा हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ 35% जो है ना उन्हीं को खिलाने के लिए पैसा है। 65% की इंतज़ाम करो, मीटिंग को बुलाओ। मीटिंग की वर्ब है केम, UNHCR की वर्ब है पब्लिश्ड। UNHCR एक संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए आगे द लगा हुआ है। आप देखते हो ना, द UN, द UNHCR। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पता है आपको? इसके हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। पॉपुलेशन की वर्ब है आर, UN की वर्ब है हैज़ रिसीव्ड। अब ध्यान देने की एक चीज़ है, पॉपुलेशन के बाद में प्लूरल वर्ब लगे या पॉपुलेशन के बाद में सिंगुलर वर्ब लगे, कन्फ्यूजन होगा आपको उसको सोच के। पॉपुलेशन के बाद में सिंगुलर वर्ब आपने देखी ही होगी, लेकिन यहाँ फिर भी प्लूरल लगी है। कुछ बता सकते हो मुझे ऐसा क्यों हुआ है? चलो आओ इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये कुछ नाउन्स है हमारे पास जिनके बाद में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स आ जाती हैं, लेकिन हम प्रीफर करते हैं सिंगुलर वर्ब को। किसको प्रीफर करते हैं? सिंगुलर वर्ब को। पॉपुलेशन, वर्कफोर्स, सिटीजनरी, पब्लिक, कम्युनिटी और मैन पावर। मैन पावर मतलब किसी जगह काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का स्टाफ। कम्युनिटी मतलब समाज। पब्लिक मतलब लोग। सिटीजनरी मतलब नागरिक, सभी नागरिक। वर्कफोर्स भी यही होता है मैन पावर का सिनोनिम। पॉपुलेशन मतलब आबादी। इनके बाद में प्लूरल वर्ब गलत नहीं होती है, लेकिन आप प्रीफर करें SSC बैंक के पेपर के लिए सिंगुलर वर्ब को। अगर लिखी हो प्लूरल तो गलत नहीं होती। अब याद क्या रखना है? याद रखना है इनको, इनके बाद में हमेशा प्लूरल ही आएगी। पीपल, जेंट्री, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। पीपल मतलब लोग, जेंट्री मतलब अरिस्टोक्रेसी, जो अमीर लोग होते हैं किसी भी शहर के, किसी भी आबादी के, है ना, जेंट्री, अमीर लोग। मेजॉरिटी मतलब जानते ही हो, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, है ना, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। इनके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज़ किया जाए, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, इस रूल का। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इसलिए यहाँ पे आर लगी है, इस भी आ सकती थी टेक्निकली, वो भी सही था। कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द तालिबान टेक ओवर, मोस्ट डायरेक्ट एड टू द अफगान गवर्नमेंट हैज़ ड्राइड अप, इट्स रिजर्व्स हैव बीन फ्रोजन बाय द US, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर सैलरीज टू बी पेड। कह रहे इसके नतीजे के तौर पे, अच्छा किसके भाई? तालिबान के कब्जा जमा लेने के, टेक ओवर कर लेने के नतीजे के तौर पे हुआ क्या? ज़्यादातर जो डायरेक्ट एड है, ज़्यादातर जो सीधा सीधा पैसा आता था, एड आती थी अफ़गान की सरकार को, अफ़गान गवर्नमेंट को, वो ड्राई अप हो चुकी है, वो सूख चुकी है। ड्राई अप होना मतलब सूख जाना, ख़त्म हो जाना। क्योंकि तालिबान आ गया ना, तो लोगों ने अफ़गान की सरकार को पैसा देना बंद कर दिया। और कह रहे हैं इसके रिजर्व जो हैं, फॉरेन रिजर्व जो हैं, वो फ्रीज़ कर दिए गए हैं, वो सीज़ कर लिए गए हैं, कब्जे में ले लिए गए हैं US के द्वारा। तो अफ़गान गवर्नमेंट का जितना भी पैसा इंटरनेशनल मार्केट में पड़ा है, तालिबानी उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका ने उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। अब ये काम हुआ कैसे? मेक करते हुए इस चीज़ को इम्पॉसिबल, और किस चीज़ को? कि सैलरीज़ को पे किया जाए। वहाँ के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी आज की डेट में नहीं दे पा रहे हैं। समझ गए? एड की वर्ब है ड्राइड अप, रिजर्व्स की वर्ब है हैव बीन फ्रोजन, मेकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब दो काम एक साथ होते हैं तो पहले काम को मेन वर्ब और दूसरे काम को वर्ब के ING फॉर्म बना दिया जाता है। तो जब ये दोनों काम हुए उसी वक्त ये काम भी साइमल्टेनियसली हो रहा था। मोस्ट और द मोस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको आना चाहिए। कब मोस्ट के आगे द लगाएं और कब ना लगाएं। देखो बड़ा आसान है। अगर मोस्ट ज़्यादातर की बात करें एक नाउन से पहले आके, तो आप मोस्ट से पहले द मत लगाना, है ना। नाउन रखा हो उससे पहले मोस्ट लिखा हो
और मोस्ट के आगे द नहीं लगाना है अगर ज़्यादातर वाला मीनिंग आपको चाहिए, और चाहिए होगा इस केस में, ठीक है ना। और अगर मोस्ट के बाद में एक एडजेक्टिव रखा हो और एक फिर नाउन रखा हो, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आप द मोस्ट को यूज़ करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मोस्ट या द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ विल एंड डिटर्मिनेशन। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है आपका इरादा, आपकी विल और आपका डिटर्मिनेशन। समझ गए ना, इसी पे पूरी दुनिया चलती है। अब मुझे बताओ, प्रीशियस एक एडजेक्टिव है या नहीं? बिल्कुल है। थिंग एक नाउन है या नहीं? बिल्कुल है। तो हम सबसे ज़्यादा प्रीशियस थिंग की बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रीशियस की। तो कैसे बनेगी? प्रीशियस, मोर प्रीशियस, द मोस्ट प्रीशियस। समझ गए ना। तो यहाँ पे द मोस्ट आएगा, द को आपको रखना है। अब इसको देख लो, मोस्ट या द मोस्ट पीपल फियर स्टॉक मार्केट्स। ज़्यादातर लोग जो हैं फियर करते हैं स्टॉक मार्केट्स को, डरते हैं स्टॉक मार्केट से। ज़्यादातर लोग, नाउन आ गया पीपल, नाउन पीपल के लिए, द मोस्ट नहीं, बिना द के मोस्ट, मोस्ट पीपल फियर स्टॉक मार्केट्स, है ना। तो इसीलिए यहाँ भी मोर डायरेक्ट एड, डायरेक्ट एड नाम के नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए हमने ज़्यादातर नाम के फ्रेज मोस्ट को यूज़ किया है। ये टू बी पेड आप जानते हो, ये है पैसिव इन्फिनेटिव, टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देता बेस फॉर्म तो एक्टिव बन जाता। पैसिव आपको तब यूज़ करना है जब इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा हो। ऑल ट्रूथ्स आर नॉट ऑलवेज टू टेल या टू बी टोल्ड। सभी के सभी ट्रूथ हमेशा नहीं बताए जाते, सभी के सभी सच को हमेशा सबके सामने नहीं रखना चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या ट्रूथ इस इन्फिनेटिव को करेगा या ट्रूथ पे ये इन्फिनेटिव काम करेगा? क्या ट्रूथ किसी को बताएगा या ट्रूथ को बताया जाएगा? अरे भाई, ट्रूथ को तो हम बताएंगे, ट्रूथ को बताया जाएगा, ट्रूथ के ऊपर काम होगा। अगर ऐसा है तो टू बी टोल्ड पैसिव इन्फिनेटिव को यूज़ करें, समझ गए ना। वैसे ही सैलरीज को पे किया जाएगा, इसलिए टू बी पेड पैसिव इन्फिनेटिव। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सबको आने चाहिए। कह रहा था तालिबान गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल टू अलाउ वीमेन टू वर्क एंड इट्स स्टॉपिंग गर्ल फ्रॉम स्कूलिंग हैव मेड द सिचुएशन मोर डायर। कह रहा है तालिबान सरकार का जो अड़ियलपना है, जो रिफ्यूज़ल है कि हम औरतों को काम नहीं करने देंगे, उनको जॉब पे नहीं जाने देंगे, और इसका रोक देने का काम है बच्चियों को, गर्ल्स को स्कूल जाने से। कह रहे हैं इन दोनों ही घटिया कामों ने इस सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब बना दिया है, मोर डायर बना दिया है। डायर का मतलब क्या होता है? डेस्परेट या फ्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा रिस्की हो, डराने वाला हो, डेस्परेट हो, है ना, निराशावादी हो, उसको बोलते हैं डायर। तो ये ऐसे लोग हैं तो कहते हैं कि औरतें घर से बाहर ही ना निकलें, है ना। इस वजह से सिचुएशन बड़ी ख़राब है अफगानिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों की वर्ब है हैव मेड एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, है ना, दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स। अच्छा, कह रहा वाइल रिकॉग्निशन ऑफ द तालिबान एंड एनी गवर्नमेंटल एंगेजमेंट इज़ अ लॉन्ग वे ऑफ, द वर्ल्ड इज़ फेस्ड विद द स्टार्क चॉइस ऑन हाउ टू इंश्योर अफगानिस्तान डज नॉट सफ़र फर्दर। अब बता रहे दुनिया का डिलेमा क्या है, पूरी दुनिया का धर्म संकट क्या है। कह रहा है जहाँ रिकॉग्निशन जो है ना, पहचान जो है तालिबान की, भाई दुनिया बोल दे हाँ जी तालिबान है, अफगान की सरकार को चलाता है, हम इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। कह रहा है जहाँ तक इसकी बात है ना, इस रिकॉग्निशन की, और किसी गवर्नमेंटल इंगेजमेंट की, तालिबान की सरकार से बुला रहे हैं ना, उनको भाषण दिलवा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे इंगेजमेंट हो रही है। कह रहा है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक लॉन्ग वे ऑफ हैं, ये अभी भी बहुत दूर है, कोसों दूर है ना। कोई इनको बुला करके राजी नहीं है, कोई इनके पास जाके राजी नहीं है। कह रहा है जहाँ ऐसा है, दुनिया अभी भी फेस्ड विद है, दुनिया अभी भी सामना कर रही है उस स्टार्क चॉइस का। स्टार्क जानते हो ना, प्लेन एंड ग्लूमी, एकदम प्लेन हो और बड़ी उदास करने वाली हो। इस सीधी सीधी उदास करने वाले विकल्प का सामना कर रही है चॉइस का। कैसे इंश्योर किया जाए अफगानिस्तान और ज़्यादा सफ़र नहीं करता है, डज नॉट सफ़र फर्दर, और ज़्यादा। तो यहाँ पे एक तरफ तो ये सरकार है तालिबान की जिससे कोई बात नहीं करना चाहता, दूसरी तरफ दुनिया यूँ सोच रही है इससे बात ना करने के चक्कर में तालिबानी भूखे ना मर जाए, अफगानी भूखे ना मर जाए। तो इस चक्कर में स्टार्क चॉइस है हमारे पास, एक बड़ी ही ग्लूमी विकल्प है। रिकॉग्निशन और जनरल गवर्नमेंटल इंगेजमेंट की वर्ब है इज़। आप बोलोगे सर दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब इज़ क्यों आई है? इसने इसको सिंगुलर आइडिया बताने वाले सब्जेक्ट के तौर पे इसने ट्रीट करवाया है। आपने सुना होगा ना, ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, कार्ट एंड कैरेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। जब दो चीज़ें एक ही सिंगुलर आइडिया को बताती हैं तब उनके आगे हम इसको लगा लेते हैं, मतलब उनके आगे सिंगुलर वर्ब लग जाती है ना। अब ये इसने अपने विवेक से किया है, अपने डिस्कशन से किया है, टेक्निकली यहाँ पे आर आना चाहिए। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सारे फ्रेज अपने दिमाग में घुमाओ जिनके बाद में प्लूरल की जगह सिंगुलर वर्ब आती है। 4-5 मैंने आपको बता दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड की वर्ब इज फेस्ड विद, स्टार्क मैंने आपको बता दिया, प्लेन एंड ग्लूमी, अटर एंड ब्लीक। अफगानिस्तान की वर्ब डज नॉट सफ़र, फर्दर का मतलब है और ज़्यादा। कह रहा एट द समिट
द EU committed 1.15 billion for Afghanistan and neighboring countries where refugees have fled, while other countries including the US and China pledged 1.1 billion at a donor conference in Geneva last month. अब बता रहा है परेशान होकर के दुनिया ने लास्ट में किया क्या। कह रहा है इसी समिट में, इसी महासभा में, इसी शिखर वार्ता में EU ने, द EU इसने कमिट कर दिया इतने बिलियन डॉलर्स को अफगानिस्तान के लिए और नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे रिफ्यूजी भागे हैं, हैव फ्लड कर चुके हैं। कह रहे जबकि दूसरी कंट्रीज़ जिसमें शामिल है अमेरिका और चाइना, इन्होंने प्लेज कर दिया, प्रॉमिस कर दिया 1.1 बिलियन डॉलर्स का एक डोनर कॉन्फ्रेंस में जिनेवा में पिछले महीने। तो EU ने, US ने, चाइना ने, सब ने अपना अपना जो है हिस्सा बता दिया है कितना हम पैसा अफगानिस्तान के लोगों को देंगे। EU की वर्ब है कमिटेड, रेफ्यूजीज़ की वर्ब है फ्लड, अदर कंट्रीज़ की वर्ब है प्लेस्ड। यूरोपियन यूनियन आ गया है, इसलिए इसके आगे द भी लगाना ज़रूरी है। जानते हो ना, ऐसी जोग्राफिकल लोकेशंस, कंट्रीज़, नेशंस जिनके नाम में यूनियन, यूनाइटेड या पीछे एस आ जाए उनके आगे द प्रीफर किया जाता है ना। द EU हमने लिखा है। फ्लड मतलब भाग लेना, प्लेज मतलब कसम खाना। कह रहा है इंडिया हैज़ नॉट अनाउंस्ड एनी मॉनेटरी और फूड असिस्टेंस। कह रहे जबकि इंडिया ने कोई अनाउंस नहीं किया है, कुछ भी ऐलान नहीं किया है, ना पैसे ढीले की मॉनेटरी की, ना खाने की असिस्टेंस का, फूड असिस्टेंस का। तो इंडिया का ऐलान अभी भी बाकी है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा द PM's words are a welcome sign that the government remains seized of the welfare of ordinary Afghans even as New Delhi has closed its embassy but maintains only a limited exchange with Afghan Taliban officials in Doha. अब कह रहा नहीं दिया होगा इंडिया ने कोई ऐलान, लेकिन इंडिया की सिचुएशन क्या है इस पूरे मामले पे। कह रहा PM के जो वर्ड्स आए हैं ना, जो मोदी साहब ने बोला है कि सर्दियाँ आ रही हैं, अफगानियों को हमें हेल्प करनी है, कह रहे ये जो वर्ड्स है ना एक वेलकम साइन है, ये स्वागत करने लायक एक साइन है अपने लिए। दैट वो ये कि हमारी सरकार अभी भी बनी हुई है सीज्ड ऑफ। अब देखो सीज्ड ऑफ का मतलब क्या है, किसी चीज़ को कंसीडरेशन में रखना, किसी चीज़ के बारे में नोटिस रखना। तो हमारी सरकार अभी भी नोटिस में रखती है, सीज्ड ऑफ है अफगानी सिटीजन्स के, ऑर्डिनरी अफगान्स के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए। जबकि दूसरी तरफ इवन एज नई दिल्ली जो है वो क्लोज कर चुका है अपने दूतावास को, एम्बेसी को, बस मेंटेन करता है लेकिन, और किसको, लिमिटेड एक्सचेंज को, थोड़ी सी बातचीत को तालिबान ऑफिशियल्स के साथ में दोहा के अंदर। तो वहाँ तो हमारा पूरा सिस्टम ख़त्म जैसा ही है, एम्बेसी हटा दी है, तालिबानियों से कभी कभी बातचीत कर लेते हैं जो वो मिलने आते हैं दोहा में। तो कह रहे एक तरफ तो ये, लेकिन सरकार फिर भी अफगानियों के बारे में सोचती है, ये एक वेलकम साइन है सरकार के बातों से हमें ऐसा लगता है। PM's वर्ड्स की वर्ब है आर, गवर्नमेंट की वर्ब है रिमेन्स सीज्ड ऑफ, बी सीज्ड ऑफ, किसी चीज़ के बारे में नोटिस लेना, कंसीडर करना। न्यू दिल्ली की वर्ब है हैज़ क्लोज्ड और दूसरी वर्ब है मेंटेन्स। एक ही सब्जेक्ट की दो वर्ब्स हैं बट कंजंक्शन के बाद। इवन एज का मतलब होता है वहीं दूसरी तरफ, है ना, वहीं दूसरी तरफ। चलो आगे बढ़े। कह रहा है गिवन द मैनर ऑफ द तालिबान टेक ओवर इन अगस्त with support from Pakistan, maintaining links with terror groups including those that target India, leaves the government hard put to increase its engagement or to send aid directly to the new regime. अब बता रहा है सरकार की परेशानी क्या है, क्यों इंडिया जो कई सालों से अफगानिस्तान को खाना भेजता आ रहा है, जब तालिबान नहीं भी था, अचानक से इसने खाना भेजना क्यों बंद कर दिया। रीज़न बता रहा है, कह रहा देखते हुए मैनर को, तरीके को, तालिबान के टेक ओवर का, तालिबान के कब्जे का अगस्त के अंदर। मैनर मतलब तरीका। तो जिस तरीके से तालिबान ने जंगलियों की तरह अगस्त में कब्जा किया अफगानिस्तान के ऊपर, कह रहा है, और किससे, सपोर्ट से पाकिस्तान की मदद से। कह रहा है इस चीज़ को देखते हुए हुआ क्या, मेंटेन करना रिश्तों को, लिंक्स को इस टेरर ग्रुप्स के साथ में, या ऐसे टेरर ग्रुप्स के साथ में जैसे तालिबान है, हक्कानी नेटवर्क है, जिसमें शामिल हैं वो वाले ग्रुप्स जो टारगेट करते हैं इंडिया को, जो यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। कह रहे हैं ऐसा जो काम है ना, ये लीव करता है गवर्नमेंट को, ये छोड़ देता है गवर्नमेंट को हार्ड पुट मतलब हार्ड प्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में। ये काम ऐसे रिश्ते मेंटेन करने का ऐसे लोगों के साथ सरकार को प्रेशर में छोड़ देता है अपनी इंगेजमेंट को इंक्रीज़ करने के। मतलब सरकार चाह करके भी अफगानिस्तान से बात नहीं कर सकती है क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं, और या फिर सेंड करने के लिए एड को, मदद को डायरेक्टली नए रिजीम के पास, नए सरकार के पास। तो ये सारा दिक्कत है इंडिया का, है ना, ये सारी प्रॉब्लम है। समझ गए सेंटेंस को। मेंटेनिंग नाम के जीरेंट की वर्ब है लीव्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जीरेंट और इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के तौर पे हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अच्छा, दैट की वर्ब है टारगेट, हार्ड पुट, किसी बहुत ख़राब सिचुएशन में होना, जैसे मोस्ट पीपल आर हार्ड पुट टू
अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वैसे ही विदाउट अ जीपीएस मोस्ट पीपल वुड बी हार्ड पुट टू फाइंड देयर वे। जीपीएस के बिना ज़्यादातर लोग जो हैं बहुत प्रेशर में आ जाएंगे अपना रास्ता खोजने में, अगर जीपीएस ना हो तो, है ना। तो वैसे ही इंडिया भी बड़ा प्रेशर में कि कैसे अपनी इंगेजमेंट को इंक्रीज करे। रिजीम मतलब प्रशासन या गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़े। थोड़े लंबे सेंटेंस है, ट्विस्टेड भी हैं, लेकिन बहुत आसान है। मुझे तो बहुत आसान लग रहा है आर्टिकल, है ना। फोकस से पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो ना, वर्ड को पकड़ पकड़ के। कह रहा बट इंडिया कुड कॉन्ट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल एजेंसीज दैट आर वर्किंग विद डिस्प्लेस्ड अफगान्स पर्टिकुलरली फॉर अबाउट 1 मिलियन चिल्ड्रन एट द रिस्क ऑफ स्टार्वेशन। कह रहा लेकिन इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकती थी या कर सकती है। याद है ना, कुड, वुड, माइट, फ्यूचर और पास्ट दोनों की बात करते हैं। कह रहा या लेकिन इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता था या कर सकता है इंटरनेशनल एजेंसीज को जो कि वर्क विद कर रही हैं, जो काम कर रही हैं घरों से भगाए गए, डिस्प्लेस किए गए अफगानियों के साथ, और ख़ास करके लगभग 1 मिलियन चिल्ड्रन को, मतलब 10 लाख बच्चों को जो रिस्क ऑफ स्टारवेशन पे हैं, जो भूख से मरने की कगार पे हैं। बहुत ही ग्लूमी है ना, सारा का सारा सैड सिनेरियो है पूरा। बच्चे जो हैं वो स्टारवेशन से मर रहे हैं, छोटे छोटे। इंडिया की वर्ब है कुड कंट्रीब्यूट, दैट की वर्ब है आर वर्किंग विद। इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है, वो एजेंसियाँ जो वर्क कर रही हैं। एजेंसी यहाँ है, पीछे एस लगा हुआ है, इसीलिए दैट की वर्ब प्लूरल है, आर के साथ आई है। स्टारवेशन मतलब भूखमरी, हंगर, फेमाइन, है ना, अकाल। आगे बढ़े। कह रहा इट कुड ऑल्सो हेल्प ईरान एंड द सेंट्रल एशियन स्टेट्स दैट आर हाउसिंग रेफ्यूजीज विद मॉनेटरी असिस्टेंस। कह रहा है ये हेल्प भी कर सकता है इंडिया ईरान को, और किसको, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, किर्गिस्तान को, कजाकिस्तान को, है ना, इन सभी सेंट्रल एशियन स्टेट्स को। कह रहा है जो कि हाउस कर रही हैं रेफ्यूजीज को, जो इन रेफ्यूजी आप समझते ही हैं, इनको अपने पास पनाह दे रही हैं, और कैसे हेल्प कर सकता है इनको, मॉनेटरी असिस्टेंस के जरिए। तो इंडिया क्या, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान को थोड़ा पैसा दे दे, टर्की को दे दे, ईरान को दे दे, जो कि रिफ्यूजीज़ को, अफगानियों को अपने यहाँ पे पनाह दे करके बैठे हैं। इट की वर्ब है कुड ऑल्सो हैव, दैट की वर्ब है आर हाउसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो कंसिडर लिबरलाइजिंग इट्स वीज़ा regime for Afghans which at the moment has cancelled all prior visas to Afghan nationals and is releasing only very few e-visas for Afghans desperate to travel here। अब एक और काम भी सरकार हमारी कर सकती है अफगानियों को वीज़ा देने का। कह रहा है हमारी सरकार ये भी कंसिडर कर सकती है, ये भी चीज़ जो है ना सोच सकती है कि लिबरलाइज कर दें, थोड़ा आसान बना दें अपने वीज़ा के रिजीम को, वीज़ा के सिस्टम को अफगानियों के लिए, ठीक है ना। कह रहा है जो कि ये वीज़ा का सिस्टम कौन सा है, जो कि इस वक्त पे एट द मोमेंट कैंसिल कर चुका है सारे के सारे प्रायर वीज़ा को, पुराने वीज़ास को अफगान नेशनल्स के लिए। किसी ने 2019 में वीज़ा लगाया था 2021 के लिए, लेकिन 21 में हमने उस 19 वाले का वीज़ा भी कैंसिल कर दिया है। और कह रहे ये वही गवर्नमेंट है जो रिलीज़ कर रही है बहुत ही कम ई वीज़ास को अफगानियों के लिए जो डेस्परेट हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, बहुत ही आतुर हैं यहाँ ट्रैवल करने के। तो सरकार ये काम भी कर सकती है, अफगानियों को सस्ता वीज़ा दे, खुला वीज़ा दे, पुराने वीज़ास को कैंसिल ना करे और ज़्यादा ई वीज़ास को इशू करे, ऑनलाइन कोई भी वीज़ा लेकर के इंडिया आ सके, अफगानी अपनी जान को बचा सके। समझ गए। गवर्नमेंट की वर्ब है कुड ऑल्सो कंसिडर, विच की वर्ब है हैज़ कैंसल्ड, ये भी गवर्नमेंट के लिए आया है ना। और विच की दूसरी वर्ब है इज़ रिलीजिंग, है ना, दो वर्ब्स आई हैं विच के लिए। डेस्परेट मतलब निराश या आतुर किसी काम को करने के लिए। कंसीडर के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों आई ये आप अच्छे से जानते हैं। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जो अपने बाद में अगर दूसरी वर्ब लेंगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लेंगी। कंसीडर है, डिनाई है, प्रैक्टिस है। चलो 10 ऐसी वर्ब्स आपको बतानी है। मैंने आपको 25 वर्ब्स बताई हुई ऐसी, कम से कम 25 वर्ब्स, स्क्रीनशॉट निकाल लो आपको मिलेंगी। 10 वर्ब्स खुद से याद करो जिनके बाद में आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, है ना। याद से बताना, कमेंट्स में डालो। बढ़े आगे। चलो कह रहा है एज ए गुडविल जेस्चर इंडिया कुड ऑल्सो सेंड अगेन फूड एड इंक्लूडिंग वीट, ग्रेन, फोर्टिफाइड बिस्किट्स एंड अदर पैकेज फूड डायरेक्टली टू काबुल। अब ये एक फैक्ट है कि इंडिया पिछले 10-12 सालों से, मतलब 1-1.5 डेकेड से हर साल अफगानिस्तानियों को कुछ एड भेजता है ना, फूड एड, जो अब इंडिया ने बंद कर रखी है तालिबान के आने के बाद। तो कह रहे गुडविल जेस्चर के तौर पे, एक अच्छी भावना वाले संकेत के तौर पे, साइन के तौर पे, जेस्चर मतलब एक बॉडी लैंग्वेज का साइन होता है ना जेस्चर। तो कह रहा है ये ऐसे इस तौर पे भी इंडिया फिर से भेज सकता है ये सब खाने की चीज़ें सीधे सीधे डायरेक्टली काबुल को, ऐसा काम भी इंडिया कर सकता है। इस सेंटेंस को आप समझोगे तो आपको पता लगेगा प्रॉब्लम इंडिया नहीं है, प्रॉब्लम तालिबान है। इंडिया तो 10-12 सालों से खाने का सामान भेज रहा है अफगानियों को हेल्प के तौर पे,
तालिबान के आने के बाद, रिश्तों के ख़राब होने के बाद इंडिया ने भेजना बंद किया है ना। तो हम तो भेजने को तैयार ही बैठे हैं ना। दिक्कत क्या है, वो आतंकवादी जो वहाँ पे कब्जा जमा के बैठे हैं। फिर भी लोग तो लोग हैं, लोग तो भूखे हैं। कह रहे क्लियरली द इम्पेरेटिव टू एक्ट इज़ नाउ एट वर्ड द UN Secretary General has called a break or make moment for the Afghan people and to heed the warning that if the international community, which includes a regional leader like India, does not help stave off the unfolding humanitarian crisis, not only Afghan but also the rest of the world will pay a heavy price. लंबा सेंटेंस है लेकिन आसानी से पढ़ा जा सकता है, आराम से पढ़ना। कह रहा है साफ तौर पे, जाहिर तौर पे, क्लियरली जो इम्पेरेटिव है, जो नेसेसरी कंडीशन है, जो ज़रूरत है ना, बहुत ही बड़ी ज़रूरत है जो, और वो क्या है, एक्ट करने की, वो है अभी, हरकत में आने की ज़रूरत अभी है, आज से 6 महीने बाद नहीं। साफ साफ बात है ये। कह रहा है जिस चीज़ पे एट वट UN के सेक्रेटरी जनरल को ने कॉल किया है, जिस चीज़ को UN के सेक्रेटरी जनरल ने बुलाया है, एक मेक और ब्रेक मोमेंट, ऐसी मोमेंट है जो ब्रेक करेगी या मेक करेगी अफ़गानी पीपल्स के लिए। अगर खाना भेज दिया, खाना मिल गया तो वो ज़िंदा रहेंगे, है ना, सर्वाइव कर पाएंगे, मेक हो जाएगा उनका। नहीं भेजा, टाइम पे कुछ नहीं मिला तो ब्रेक भी हो सकता है। और कह रहा है ऐसा इन्होंने ये भी कहा, एक तो इसको कॉल किया मेक और ब्रेक सिचुएशन, साथ में इन्होंने कहा कि हीड करो वार्निंग को, इस बात को भी सुनो। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, वार्निंग मतलब चेतावनी। दैट वो ये कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसमें शामिल है एक रीजनल लीडर जो है इंडिया के जैसा, है ना, इंडिया जैसी सुपर पावर इस पूरे एशिया रीजन में, कह रहा है अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग इंडिया हेल्प नहीं करते हैं स्टेव ऑफ करने में, दूर भगाने में, अवॉइड करने में, इस अनफोल्ड होते हुए, इस विकसित होते हुए, डेवलप होते हुए मानवीय आपदा को, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को, कह रहा अगर ऐसा नहीं हुआ, ना केवल अफगानी बल्कि पूरी दुनिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो पे करने वाली है एक हैवी प्राइस को, मोटी कीमत को। समझ गए ना। बस यही कहना चाह रहा है कि इम्पेरेटिव यही है कि अभी काम करना है। और इस बात पे UN जनरल सेक्रेटरी ने 2 बातें बोली कि पहले तो ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है, आज जो सिचुएशन है वो, और आप इस वार्निंग को भी सुनो। हमारी वार्निंग ये दे दी उन्होंने, अगर आपने हेल्प नहीं की, आप सभी को नो, इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसमें इंडिया जैसा लीडर भी शामिल है एशिया में, नहीं हेल्प की, अगर हेल्प नहीं की स्टेव ऑफ करने में, इस क्राइसिस को दूर भगाने में, इस तूफान को, तो ना केवल अफगानी बल्कि बाकी दुनिया भी बड़ी कीमत चुकाने वाली है। समझ गए। इम्पेरेटिव की वर्ब इज़ UN सेक्रेटरी जनरल की वर्ब है कॉल्ड, हैज़ कॉल्ड। ये हैज़ इसके अंदर घुस गया है, ये कॉल्ड की, समझ गए ना। सब्जेक्ट तो आपका इतना ही है, हैज़ जो है कॉल्ड का जो है हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, कम्युनिटी की वर्ब है डज नॉट हेल्प। विच की वर्ब है इंक्लूड्स। स्टेव ऑफ करना, फेंड ऑफ करना, वार्ड ऑफ करना, रिपेल करना, किसी चीज़ को अवॉइड करना। अनफोल्डिंग मतलब जो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है, हमारे सामने आ रहा है। अफगान्स की वर्ब है विल पे। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर है। नॉट ओनली के बाद में जो पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड आता है वही बट ऑल्सो के बाद में भी आना चाहिए। यहाँ पे भी अफगान्स एक नाउन, बट ऑल्सो के बाद में भी द रेस्ट ऑफ द वर्ड एक नाउन फ्रेज। चलिए, सिंपल आर्टिकल है ना। अब 1-2 चीज़ें आपसे मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे छोटा सा। हीड, हीड के बाद में कभी टू देखोगे और कभी नहीं देखोगे। वी शुड हीड या हीड टू आवर एल्डर्स। हीड का मतलब होता है सुनना, ध्यान देना। हमें ध्यान देना चाहिए अपने बड़े बूढ़ों पे। वी शुड हीड या हीड टू आवर एल्डर्स। देखो ध्यान रखें, हीड एज अ वर्ब अपने बाद में कभी भी टू नहीं लेता। हीड एज अ वर्ब अपने बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। शुड हेल्पिंग वर्ब है, हीड मेन वर्ब है, तो हीड टू वाला कनेक्शन यहाँ पे नहीं बैठेगा। समझ गए ना। तो हीड एज अ वर्ब अपने बाद में प्रीपोजिशन को नहीं लेता। अब ये वो सभी फ्रेजेज हैं जो नाउन और वर्ब फॉर्म में एक जैसे हैं। नाउन फॉर्म में उनके बाद प्रीपोजिशन आता है, वर्ब फॉर्म में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। हीड के बाद में नो प्रीपोजिशन, नाउन फॉर्म में टू। तो जब आप हीड के बाद में टू देखते हो ना, वहाँ पे हीड नाउन होता है। अब ये सब पे आपको ध्यान देना है। एक्सेस, एम्फेसिस, स्ट्रेस, इम्पैक्ट, कंट्रोल, थैंक, अटैक, डिमांड, ऑर्डर, हीड और इन्वेस्टिगेट। वर्ब फॉर्म में नो प्रीपोजिशन, नाउन फॉर्म में इनके बाद का प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। चलिए आ जाओ फटाफट से अपने क्विज पे एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। सेशन को वर्कशॉप की तरह बना करके लाता हूँ। अगर आधा पौना घंटा आपने देख लिया, पूरी आपके दिमाग की ना कसरत हो जाएगी इंग्लिश के अंदर तो कम से कम, है ना। ये आपका आज का क्विज है। देखो जेंट्री को कैसी वर्ब देनी है ये आप अच्छे से जानते हो, बता चुका हूँ मैं आपको। पीपल, पब्लिक, जेंट्री क्या होते हैं, है ना। फिर आपको यहाँ बताना है हाँ, मोस्ट और द मोस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है सेकंड वाले के अंदर, या फिर अनहिंडर्ड या डायर को यूज़ किया जाए, कैसे करोगे आपको देखना है। फिर यहाँ पे आपको देखना है कंसीडर के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, किस टाइप की फॉर्म होगी वो। और फिर यहाँ पे बताना है आपको
इम्पैक्ट और सीज या स्टे वर्ब में क्या फ़र्क है और इम्पैक्ट के बाद में ऑन लगे या ना लगे, नाउन या वर्ब कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है इस वर्ब की। लास्ट में आपको बताना है कैसा इन्फिनेटिव यूज़ किया जाए, एक्टिव इन्फिनेटिव यूज़ हो, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ हो या फिर पैसिव इन्फिनेटिव यूज़ हो। आपको अच्छे से बता चुका हूँ मैं, जब सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट जब एक्शन का रिसीवर हो तब पैसिव इन्फिनेटिव, नहीं तो एक्टिव इन्फिनेटिव। कोशिश करो, फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के मैं डाल रहा हूँ सारी के सारे जो आंसर्स को, वहाँ से मैच कर लेना। कल के क्विज़ में, कल के सेशन में मैं इस क्विज़ को सॉल्व करवा दूंगा। साथ ही कैमली का लिंक भी कमेंट सेक्शन में है। जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग पे वर्क करना चाहते हैं ज़रूर से कैमली ऐप को अपना एक ट्राई दें, एक मौका दें। अंटिल देन, साइनिंग आउट।